Good morning, everyone. Hello. Okay, good morning. So, let us begin. आज हम लास्ट टाइम हमने वैक्सीन प्रोडक्शन और वो इंसुलिन प्रोडक्शन का देखा था इन विच वी हैड लर्न कैसे इंसुलिन जीन को वो प्लाज्मिड के थ्रू रिकम्बाइन किया और उसको यूज करते हुए कैसे एम्पलीफाई किए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. सो हमारा जो उस यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है इवन दैट सेज द सेम थिंग हाउ द जीन इज बीन आइसोलेटेड. वो जीन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइसोलेट कैसे करेंगे एंड देन उसको रेप्लिकेट कैसे करेंगे या फिर एम्पलीफाई कैसे करेंगे, है ना. तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बट वी विल सी इन अ डिफरेंट वे. और एक और क्लिप में आप लोग को इसके लिए सॉरी एक और क्लिप है जो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा which you will get to know exactly how these fragments of DNA or the gene has been replicated or multiplied or amplified. Okay, so अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखने की बात है. देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आर टू बी रिमेम्बर्ड एंड मैं आपको इसके साथ में ना एक अल्बर्ट्स की एक बुक है, द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल. उसका एक चैप्टर है जिसमें आइसोलेशन, क्लोनिंग और ये सब दिया हुआ है, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए. तो वो भी मैं आप लोग को लिंक शेयर करूंगा. उसमें से भी आप पढ़ सकते हो if at all you want to read it out for yourself. And I'll be posting a clip also कि how the recombination of gene gene has been done. So first of all, जैसा कि मैंने कहा था कि हम जब इंसुलिन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो उस पोर्शन जो है जो कोड करता है इंसुलिन के लिए, उस पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट को हम उसका जीन समझते हैं. एंड दैट जीन इज बीन मैंने कहा था कि उसका हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं. ऑन टेबल वी कैन मेक इट आउट द sequence of the RNA which is responsible for synthesizing that particular protein, and also that protein, that the power portion of uh, sorry chala gaya. Okay, this can be done. I did not know it. Anyways, so so first of all हमें वो portion of gene को isolate करना है. This is the process, isolation. हाँ, हमने वहाँ पे एक ओवरव्यू लिया था how this has been done. जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्शन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे या डिस्कस कर रहे थे. सो इट वाज ओनली ना एक आर्बिट्ररी सिचुएशन था, एक ओवरव्यू था कि हाउ दिस इज बीइंग डन. बट एग्जैक्टली हाउ इट इज डन दैट वी विल बी लाइक डिस्कसिंग टुडे in the first topic of the unit, in which you have to identify the first the gene, and the gene has to be cleaved off. उसे जीन को वहां से काट के अलग करना होगा, दो क्लीविंग या फिर कटिंग ऑफ जीन कहते हैं. तो वो usually there are few enzymes which help us in doing so, and those enzymes are called restriction enzymes. The first portion आप याद रखिएगा, first part हमें जीन को आइसोलेट करना है, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल में से जीन को सेपरेट आउट करना है. तो that particular portion of the DNA has to be cut, and this particular gene has to be isolated, and this can be achieved by using a type of enzyme called restriction enzyme. Restriction enzyme are usually there are they are usually cleaving enzymes, cutting enzymes. ये हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियेजेस. न्यूक्लियेजेस मतलब जो न्यूक्लिक मटेरियल को, न्यूक्लिक एसिड को जो कट करते हैं
उनको हम कहते हैं न्यूक्लियसेस। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस इज यूजुअली कहते हैं जो आ, बाहर से कट करता है, यानी कि डीएनए जहाँ फ्री रहेगा, जो एंड फ्री रहेगा उस तरफ से जब कट करेगा तो हम एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे। एंड एवरी टाइम इट हैज टू हैव अ फ्री एंड टू कट इट डाउन। एंड एंडोन्यूक्लियस जो है वो यूजुअली they have got an affinity to attach to any portion of the DNA which is may not be free at any end। और सर्कुलर डीएनए रहा तो भी उसको भी कट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑन विच इट एक्ट्स। तो वो यूजुअली एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रीड करते हैं। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि AAAT, तो ऐसे AAAT कहा तो ये चार जो AAT लिखा हुआ है वो जहाँ पे भी उन्हें नजर आएगा उसको वो कट कर देंगे। तो फॉर दैट जब हम रिक्वायर्ड जीन को कट आउट करना है तो वी नीड टू हैव एन restriction enzyme which could cut that particular portion of gene, that particular portion of DNA, which has got a similar type of sequence which a restriction enzyme can act upon। तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम हमें चूज करना होगा। एंड आज की तारीख पे ढेर सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दोज बहुत सारे नाम है, मैं जबरदस्ती नाम बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बस ये कहता हूँ कि भाई न्यूक्लियसेस हैं जो कट करने के एंजाइम्स हैं, वो ढेर सारे हैं। और वी हैव टू सॉर्ट इट आउट कि कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा जबकि हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए हमें मिल जाएगा एज अ जीन। तो वो यूजुअली उसको कट करने के लिए वो एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। एंड जहाँ से जीन शुरू हो रहा था उसके पहले और जहाँ खत्म हो रहा था उसके बाद में वो कट करेगा। एंड कट करने के बाद दोनों स्ट्रैंड्स को कट करने के लिए, दूसरे स्ट्रैंड को कट करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री रीड रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रहेगा दूसरा स्ट्रैंड पे। तो वहाँ पे दूसरे टाइप का एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहेगा। तो दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्ले इन कॉम्बिनेशंस, वो कॉम्बिनेशंस में यूज होते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर gene fragment or the DNA fragment is being cut out from the main DNA frame। जो मेन डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें से वो पर्टिकुलरली उस सीक्वेंस को, जो कि एक रेस्पॉन्सिबल जीन है, एक जीन है जो एक प्रोटीन बनाता है, तो उसे हम कट आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब जो कट आउट किया वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सॉरी, जो डीएनए फ्रैगमेंट है, दैट हैज टू बी नाउ रिकम्बाइंड एंड मल्टीप्लाइड, या उसका रेप्लिकेशन। ये बिकॉज ऐसा है कि इफ सपोज वी आर कटिंग द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, तो वो हमें इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए यूज करना है। तो फॉर दैट जीन तो हमने आइसोलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बट हाउ दीज fragments are used for production of particular protein which is that fragment is coding for। तो वो जिसके लिए कोड कर रहा है, वो जो सीक्वेंस हमने काटा है, वो कैसे हम उससे वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज करें। तो वो ऐसा है कि एवरी टाइम इट हैज टू मेक अ RNA and that RNA would synthesize the protein related to the code। So for this purpose पहला तो हमने क्या किया था कि हमने जीन को आइसोलेट कर लिया, what exactly जो पोर्शन हमें जरूरत थी with the help of restriction enzyme। अब उसके बाद फिर जो दूसरा प्रोसेस जो वो रिकॉम्बिनेशन का है, this particular gene has to be recombined in some system, in some replicating system where this can be multiplied। तो उसके लिए ऐसा है कि जो टुकड़ा हमने काट के अलग किया है उसे हम किसी के साथ ही जोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकम्बाइन करना, रिकम्बाइनिंग। वी हैव आइसोलेटेड एंड नाउ वी आर रिकम्बाइनिंग विद सम अदर जेनेटिक मटेरियल so that we can have the replication or the multiplication of that particular gene। So for this purpose we usually use plasmids, जैसे हमने उसमें भी बताया था प्लाज्मिड यूज किए जाते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर प्रोटीन्स हैं, सॉरी डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरिया। तो अभी हमें ये कटा हुआ जीन जो था उसे हमें प्लाज्मिड के साथ क्या करना है, उसको रिकम्बाइन करना है। तो रिकम्बाइनेशन करने के लिए फिर वो लैब मेथड्स हैं विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, जैसे कि सबसे पहली बात तो वो हमें आइसोलेट करना होगा प्लाज्मिड्स को। तो हम बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दोज प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज वेक्टर। वेक्टर मतलब जिसके थ्रू हम अभी
अपने जीन को भेजेंगे बैक्टीरिया में। तो ये एक प्रकार का व्हीकल है जिसके थ्रू वो जाएगा। तो दो कटआउट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए जो कि एक जीन जीन है या फिर एक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे वह भी हमें रिकम्बाइन करना है वो प्लाज्मिड के मॉलिक्यूल्स। तो प्लाज्मिड्स छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम निक देख के वही वही फिर एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस लगेंगे वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का, जो उसको जो सर्कुलर डीएनए उसको कट आउट कर देगा। तो ये जो पोर्शन जो कट हो गया दोनों एंड्स, नाउ दे आर रेडी टू रिसीव सम एक्स्ट्रा जेनोमिक सीक्वेंसेस। तो उस समय हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको उनके साथ किसके साथ जो कटआउट प्लाज्मिड्स हैं उनके साथ इंक्यूबेट करते हैं, उसको साथ में रखते हैं। एंड देन वी प्रोवाइड अ एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड लाइगेज। हमने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन में लाइगेज। So ligase would help in joining the DNA fragments which we have already cut out, which we have isolated. Those fragments are now joined with those plasmids which have been cut. एक निक से जिनको काट के सर्कुलर को काट दिया था, वो दोनों एंड्स पे अभी ये जो फ्रैगमेंट है उसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वी हैव टू incubate this fragments which has been isolated, the gene isolated, and this is the plasmid which has been cut, nicked. So this will be joined over here. This will be recombined with the plasmid DNA here with the help of ligases. Okay. तो ligase जो होता है वो जोड़ने का काम करते हैं, आपको मालूम है, एप्लीकेशन में आपने देखा है। तो with the help of these enzymes we try to ligate, or we try to join the cutout fragments, DNA fragments, with the plasmid plasmids, right? तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। तो पहला प्रोसेस था, पहला स्टेप था कटिंग या फिर क्लीविंग, जिसमें हम जीन को या कटिंग क्लीविंग या फिर आइसोलेशन, जीन को आइसोलेट करना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन एंजाइम्स। And with the help of now ligases, what we do, we join these cutout fragments with the plasmids. अब plasmids में साथ जोड़ने के बाद now we have to make these plasmids which have got these fragments, cutout fragments. अब ये plasmids जो नए plasmids बन गए with the recombined DNA fragment, those have to be again inserted into bacteria. So whenever the bacteria multiplies, this will also get multiplied, and the more number of the same fragment will be obtained. So ये जो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें वापस उन्हें बैक्टीरिया के अंदर डालना होगा, इसको भी हम एक इंक्यूबेशन के थ्रू करते हैं। बट लेकिन हाउ वुड दैट bacteria would get these plasmids with these recombined plasmids inside them? तो उसके लिए भी यूजुअली कहा जाता है कि एक एज ओल्ड प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं हीट शॉक प्रोसेस। यानी हीट का शॉक देते हैं, टेम्परेचर का वेरिएशन देते हैं, हीट शॉक देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है, जो आसपास के जो प्लाज्मिड्स हैं जो उसके साथ में इसके सराउंडिंग में थे, उनको वो एनगल्फ कर लेते हैं, उनको अंदर ले लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द हीट शॉक प्रोसेस, शॉक देते हैं हीट का, जिसके कारण these the recombined plasmids are taken up, वो taken inside the bacterial body. अब जैसे ही ये अब यूजुअली देखा ही गया कि प्लाज्मिड्स में यूजुअली वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन्स होते हैं, है ना। तो यानी कि हमने जिस फ्रैगमेंट की हमें जरूरत थी, सपोज करिए इंसुलिन बनाने वाला फ्रैगमेंट था जिसको हमने जीन को कट किया, अब इसको हमने प्लाज्मिड के साथ में हमने रिकम्बाइन कर थी। ये जो प्लाज्मिड था, दिस प्लाज्मिड हैज गॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ एक प्रोटीन बनाता है जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर जिस भी बैक्टीरिया में रहेगा तो उस बैक्टीरिया को एंटीसेप्टिक के अगेंस्ट में रेजिस्टिविटी देता है। तो वैसा वाला किसी खास पर्टिकुलर फीचर को कैरी करता है, वो उस फीचर के साथ में हमने इसको रिकम्बाइन कर दिया, जो कि हमारा इंसुलिन के लिए फ्रैगमेंट है। तो ये जो फीचर है जो है, सपोज करिए कि एंटीबायोटिक, मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे कोई दूसरा फीचर भी हो सकता है विच इज मोर एविडेंट एंड विच इज मोर इजी टू बी हैंडल्ड। तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला एक बहुत ही इजीली हैंडल्ड फीचर है प्लाज्मिड का। तो ये हमने ऐसा प्लाज्मिड यूज किया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी है, उसमें हमने रिकम्बाइन कर दिया हमारे रिक्वायर्ड इंसुलिन के जीन को। नाउ दिस हैज टू बी टेकन अप, व्हेन दे आर टेकन अप विद द हीट शॉक। तो अब जो बैक्टीरिया के अंदर जो चला गया है, अब कौन से बैक्टीरिया ने इसको टेकअप किया है, कौन से बैक्टीरिया ने नहीं किया, दैट हैज टू बी सॉर्टेड आउट। तो जो हम क्या करते हैं, हम एक कल्चर लेते हैं, कल्चर में इसको इंक्यूबेट कर दिए थे, तो वो हीट शॉक के कारण वो अंदर चले गए, लेकिन कितने बैक्टीरिया ने उसको लिया, कितने ने नहीं लिया, ये वी डिड नॉट नो। तो देन व्हाट वी डू,
we take the whole colony of that bacteria in different petri plates and we provide एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं उस मीडिया में, उस बैक्टीरिया के कल्चर में। तो जो जिन्होंने भी इस चीज को टेकअप किया होगा उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी है, सो दे वुड रेजिस्ट द एंटीबायोटिक्स। यानी कि जब हम दूसरे प्लेट में लेते हैं जिसमें कि आफ्टर इंक्यूबेशन विद द प्लाज्मिड्स, फिर जब हम उनको दूसरे प्लेट्स में लेते हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का रिसोर्स करते हैं उसके मीडियम में, तो दे कुछ बैक्टीरिया होंगे जो मर जाएंगे, कुछ होंगे जो रेजिस्ट कर पाएंगे, जो रेजिस्ट वो कर पाएंगे जिनके पास ये रेजिस्टिविटी वाला प्लाज्मिड उनके पास आया हुआ है। दैट वे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया जो रेजिस्ट कर रहे हैं उनके पास ये रिकम्बाइंड डीएनए है। तो फिर हम उनको अलग से फिर से दूसरे पेट्री प्लेट्स में ट्रांसफर करके हम फिर उसको उनको क्या करवाते हैं, रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया जैसे जो सबसे अच्छा मॉडल है वो इकोलाई है क्योंकि हमें हार्म भी नहीं करता है एंड बहुत फास्ट ग्रो करता है। आई थिंक मैंने अभी तक चेक नहीं किया उसको, 20 मिनट्स या 12 मिनट्स कुछ तो भी उनका वो है, 12 मिनट्स का शायद उनकी लाइफ वो है, साइकिल है, जो 12 मिनट्स में वो डुप्लीकेट होते हैं। तो फॉर एवरी 12 मिनट्स वी गेट यू नो एक के दो प्लाज्मिड कॉपीज मिल जाएंगी। फिर वो जितना कल्चर करते जाएंगे उतने मल्टीपल कॉपीज में एक्सपोनेंशियली वो नंबर ऑफ प्लाज्मिड बढ़ते जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि वो प्लाज्मिड यदि मान लो एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी को प्रोवाइड कर रहा है, तो साथ में क्या होगा जब वो अपनी चीज़ों को डिकोड कर रहा है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो साथ साथ में ये जो फ्रैगमेंट लगाया था उसको भी डिकोड करता जाएगा। यानी कि अपार्ट फ्रॉम वो रेजिस्टिविटी जो दे रहा था एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में, उसके साथ साथ वो इंसुलिन भी, यदि हमने ये फ्रैगमेंट इंसुलिन कर दिया है तो इंसुलिन भी फॉर्म करना शुरू कर देगा। So that insulin will be formed and that will be released in either in the bacteria or in the media. तो वो usually media bacteria के सेल के अंदर रह जाएगा and now that can be extracted out with the help of making homogenization of that particular colony को homogenize कर दिए, इन सबको क्रश कर दिए तो उसमें इंसुलिन मिल जाएगा हमें। तो दैट वे ये जो हमने इंसुलिन प्रोडक्शन में जो पढ़ा था, एक ओवरव्यू लिया था, तो उसका एग्जैक्ट ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर जीन को हमें आइसोलेट करना होता है। फर्स्ट पर्सन आइसोलेशन है with the help of restriction enzymes. Then we go on to recombination. Recombination usually occurs in the plasmids which have been isolated from the bacteria and they have been incubated with the fragments which we have isolated those genes. And after the incubation, with the help of ligases, these are recombined. And once they are recombined, then now they are modified or recombined plasmids. These recombined plasmids are now, incubated with the bacteria, which would take them up. So taking them up is a process that's called usually that is being done with the help of giving shock of temperature, shock of heat. अब ये इस पे भी काफी रिसर्च हो चुका है कि हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं विच हेल्प देम टू डू सो वो उसके मेम्ब्रेन पे होते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट वो एक अलग साइंस है एंड काफी सारा रिसर्च होता है हीट शॉक प्रोटीन्स पे। Anyways, so that way, with the help of a heat shock, they have been taken up, and that is called vectoring into the uh, bacteria with the help of those plasmids. The plasmid has been acted as vector, or the vehicle by which that particular fragment of DNA has been transported inside the bacteria. And when the bacteria is allowed to grow, we get the product of that particular G, yeah, with that particular fragment which has been recombined. So the first process is cleaving or the isolation or the cutting of gene, and then comes the ligation or recombination of the particular gene into a plasmid, and that plasmid is been again taken up by the bacteria with the help of heat shock process, and then this bacteria has been cultured to multiply to produce that particular required protein to be produced. दैट वे ये एक प्रोसेस है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में मैंने बताया, एक और दूसरा एक प्रोसेस सिमिलर प्रोसेस है कि सपोज करिए कि हमें आइडेंटिफाई करना है या सीक्वेंसिंग करनी है। सीक्वेंसिंग वाला हम एक बार फिर से एक अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे, हाउ द सैंगर मेथड है, तो वो कैसे डीडीऑक्सी मेथड कहते हैं उसको, तो और एक मेथड है, दो मेथड्स हैं, तो वो दोनों मेथड्स कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे सीक्वेंसेस को रीड किए जाते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल 2 मीटर लंबा है एंड वो ऑलमोस्ट 2 मीटर लंबा है, तो हम एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक रीड करना शुरू करेंगे, इट टेक्स टाइम। एंड सैंगर मेथड जो है दैट वर्क्स एफिशिएंटली इन स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, तभी हम फ्रैगमेंट्स को हम
टुकड़ों को यूज करके हम सीक्वेंस कर सकते हैं। लाइक अभी जैसे कि ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि पहले आइसोलेट करने को तो पर्टिकुलर जीन के लिए था। सपोज हमें पूरा सीक्वेंस ही जीन को सीक्वेंस करना है, सपोज करें, है ना। तो जीन को हमें आइसोलेट किया हमने, फिर उसको हमको सीक्वेंस करना है इन केस इफ वी डू नॉट नो द सीक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, हम ये पर्टिकुलर वो जो जीन हमें मिला था उसको फिर हम दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं जिसमें उसके और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, स्टिल स्मॉलर पीसेस। और या कहा जाए तो पूरे के पूरे जीनोम को हमको सीक्वेंस करना है तो भी हम ये कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं जो उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कट कर देता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि दे हैव अ रिकॉग्निशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। जैसे ए ए टी जैसे बताया, ए टी जहां भी आएगा वहां जाके अटैच होगा, उसको क्लीव कर देगा। तो ऐसे जहां भी फिर कहीं पे भी ए टी आएगा तो वहां जाके क्लीव कर देगा। दिस इज ये जो टाइप के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं हम टू मेकिंग इट स्मॉलर पीसेस, दिस इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी जीन। जीन की तरफ फोकस नहीं है। जीन के लिए हमको एक जीन को सेपरेट करना है तो हम जीन की शुरुआत और जीन के एंड तक हमको कट करना होगा। दैट यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बट यूजुअल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब पहली बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूसेज मिला था तो 1960 70s की बात है, तब उन्होंने क्या किया, तो स्ट्रेट वे उसको यूज करते थे और पूरे पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर सकते थे स्मॉलर टुकड़ों में। तो द टुकड़ा कैन नॉट बी ऑफ सेम साइज एवरी टाइम, है ना, क्योंकि वो ए ए टी वाला जो मान लीजिए ए ए टी वाला है, तो ए ए टी वाला जो सीक्वेंस कहाँ कहाँ आएगा, जरूरी नहीं है कि वो एक ही इंटरवल में आए, अलग अलग जगह पे आएंगे। तो टुकड़े विल बी ऑफ डिफरेंट साइजेस and these pieces of these fragments of DNA, now they have to be क्या करना है उनको, हमें वो करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एम्पलीफाई करना है। क्योंकि एक सिंगल टुकड़ा हम देख नहीं सकते, ना ही हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ना ही हम उसको लोकलाइज कर सकते हैं, ना ही हम उसको सीक्वेंस कर सकते हैं। तो वी नीड टू हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट, जिसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन चाहिए हमें। तो यूजुअली आजकल तो हमारे पास पीसीआर मशीन है, पॉली व्हाट इज इट, चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज यूज करते हुए जो पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए का, तो वो एक मशीन है, थर्मोसाइक्लर कहते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे द डीएनए एक्ट्स इन डिफरेंट वे, एंड यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए that has been amplified every time it has been allowed to multiply in a while in a machine that's called PCR or thermocycler। एंड उसके थ्रू हम उसकी कॉपीज बनाते हैं। एंड हम कॉपीज इतने लेवल तक, यूजुअली हम 36 साइकिल्स चलाते हैं, 30 साइकिल 36 साइकिल, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फ्रैगमेंट इट इज। यदि बहुत बड़े बड़े फ्रैगमेंट हैं तो वो काफ़ी बड़े हैं, तो वो कम एम्पलीफिकेशन में ही हमें आइडेंटिफाई हो सकते हैं। बट फ्रैगमेंट बहुत छोटा है तो वी हैव टू डू मोर साइकिल्स, मोर एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एम्पलीफिकेशन जैसे ही हो गए, दैट कैन बी अब एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इनको सेपरेट करना। उनको सेपरेट करना, जो टुकड़े हो चुके थे वो टुकड़े अपने अपने तरीके से, सपोज एक 3 बेस पेयर का टुकड़ा बना, एक 10 बेस पेयर का टुकड़ा बना, एक 20 पेयर का टुकड़ा बना, तो 3 10 और 20 ऐसे ऐसे आर्बिट्रेरी सिचुएशन ले रहे हैं। 3 10 और 20 के टुकड़े अलग अलग बन गए, तो अब ये इन सबको जब एम्पलीफाई करेंगे 3 के भी 2 हो जाएंगे, 10 के भी 2 हो जाएंगे और 20 के भी 2 हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसे जैसे मान लीजिए 30 साइकिल्स हमने चला दिया, तो इन सबके बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। तो वो जो कॉपीज है, तो पहले ये जब पीसीआर मशीन नहीं था तो लोग क्या करते थे, इनको वही जो अभी हमने पढ़ा ना, प्लाज्मिड के साथ रिकम्बाइन करना, फिर प्लाज्मिड वाला उसको बैक्टीरिया में वो करना, बैक्टीरिया को कल्चर में से निकालना, उसमें से फिर आइसोलेट करना, दैट वे इट इज टू बी यूज्ड टू बी डन। तो उसको इतने बार वो प्रोसेस, इतना कितना टीडियस प्रोसेस हुआ करता था कि निकालो, फिर उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करने दो, फिर उसको आइसोलेट करो। तो दिस वाज बिग प्रोसेस, बहुत लंबा टीडियस जॉब हुआ करता था यदि हमें सीक्वेंस करना है तो। ऐसे ही हमारा जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी शुरुआत हुई थी ऐसे। थर्मोसाइक्लर एक प्रकार का उस समय का एक इन्वेंशन था ड्यूरिंग दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो लाइकवाइज उनको मल्टीप्लाई करवाना, फिर बाद में वो मल्टीप्लाई किया हुआ जो सेट है, सपोज करिए उसमें 1,03,000 टाइप के फ्रैगमेंट्स हैं, 1,10,000 वाले फ्रैगमेंट्स हैं, 1,20,000 वाले फ्रैगमेंट्स हैं। तो ना अब ये सफिशिएंट क्वांटिटी में आ गए जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद विजिबल आई और वट एवर, जो भी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इनको आइसोलेट करने के लिए अब फर्दर जो है सेपरेट करना है, 3 को अलग करना है, 10 को अलग करना है और 20 को अलग करना है। तो अब हम इसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं,
एक दूसरा हमने हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम यूजुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी ऐसा है कि प्रोटीन्स के लिए अलग है और डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए अलग है। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए हम एक वर्टिकल सिस्टम यूज करते हैं, और सॉरी, प्रोटीन्स के लिए वर्टिकल सिस्टम यूज करते हैं। एंड डीएनए के लिए, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल सेटअप यूज करते हैं जिसमें वो जो जेल होता है वो थोड़ा मोटा भी होता है ताकि वो कैरी कर सके मॉलिक्यूल्स को, डीएनए मॉलिक्यूल्स को। तो दैट वे ग्रेविटी यूज नहीं होती, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन है उसमें ग्रेविटी भी यूज होती है। बट इलेक्ट्रोफोरेसिस से मतलब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रहे हैं, हम प्लस और माइनस का चार्ज देते हैं दोनों टर्मिनल्स पे। तो दोज मॉलिक्यूल्स एज पर देयर चार्जेस दे मूव ऑन। if at all these molecules do not have charge, we provide extra charge to them। अलग अलग मेथड्स हैं उसके लिए कि एक चार्ज दे दो, फिर अगले अपोजिट चार्ज की तरफ, अपोजिट टर्मिनल की तरफ वो मूव करेगा इन द जेल। तो इन्हें 3 वाला टुकड़ा, 10 वाला टुकड़ा, 20 वाला टुकड़ा, ये तीनों को हम एक साथ एक सोल्यूशन में था, तो उसको फिर हमने जेल में उसको सेपरेट करने की कोशिश की। तो 3 का वेट अलग रहेगा, 10 का वेट अलग रहेगा, 20 का वेट अलग रहेगा, सीधी सी बात है क्योंकि छोटा बड़ा है। तो उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में सेपरेट होंगे, यानी जो लाइटर रहेगा वो आगे चला जाएगा, है ना, टर्मिनल में, और जो हेवियर रहेगा वो पीछे रह जाएगा। तो दैट वे वी वुड गेट 3 डिफरेंट बैंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर जेल जिसमें हम सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेल सेपरेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि एज पर देयर चार्जेस एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट दे हैव बीन सेपरेटेड। The lighter molecules go faster, they travel faster, and they're towards the terminal. And those who are, heavier molecules, they stay back. So that way we can separate them out। that 3 वाले बहुत आगे चले जाएंगे, 10 वाले बीच में रहेंगे, and 20 वाले एकदम पीछे पीछे रहेंगे। तो अब क्या करते हैं, नाउ दीज हैव बीन सेपरेटेड। अब सेपरेट होने के बाद नाउ वी हैव टू स्पॉट देम, बिकॉज जब हम देखते हैं तो वो नजर नहीं आते आंखों से। तो उसके अलग से डाइज हैं, जैसे प्रोटीन्स के लिए हम ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज करते हैं या फिर कोमैसी यूज करते हैं। ऐसे डिफरेंट डाइज हैं जिसके थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दे गिव अ ब्लू कलर टू दैम। फिर जैसे कि अभी डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पास हमारे पास एक इथिडियम ब्रोमाइड नाम का एक कंपाउंड है, एक मटेरियल है जिसको हम उसके साथ इंक्यूबेट करते हैं, साथ में ही रखते हैं उसको। तो जहाँ जहाँ डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा उसके साथ में वो अटैच होता है, और उसके कारण क्या होता है कि वो एक फ्लोरोसेंट कलर डिसिपेट करता है, दिखाता है। तो वो यूवी रेज में जब हम उनको रीड करते हैं तो पर्पलिश कलर के दिखते हैं वो। अदरवाइज आप नेकेड आई से देखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि वो कोई कलर है नहीं उनके पास, फ्लोरोसेंट होने के कारण वो यूवी रेज में हमें वो एक अलग कलर शो करते हैं जिसको हम अ, देख सकते हैं कि वी कैन स्पॉट कि कहाँ कहाँ बैंड्स आए थे ना। अभी सेपरेट तो हो गया, बट नाउ दे आर ट्रैप्ड इन द जेल। सो नाउ हाउ टू डू इट, अभी सीक्वेंस करना बाकी है। हमने टुकड़े निकाल लिए 3, 10 और 20, लेकिन 3, 10 और 20 वाले जो टुकड़ा हमने एम्पलीफाई कर लिया उसको जेल में हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद अब हमें उन्हें जेल में से बाहर निकालना है ना। तो पहला क्या था, हमने जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, क्लीविंग यानी कटिंग ऑफ जीन, राइट। लेकिन हमने पूरे जीनोम की बात की तो ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, जिससे वो न्यूक्लियस थे जो कट करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो क्लीविंग हो गया, सबसे पहले मॉलिक्यूल को क्लीव कर दिया हमने 3, 10 और 20 के पीसेस। वो पीसेस को फिर हमने क्या किया विद अभी आजकल पीसीआर मशीन आए हैं, पहले नहीं था, तो वो वही सेम प्रोसेस जो हमने बात की थी, प्लाज्मिड में ऐड करो, फिर प्लाज्मिड को अपटेक करवाओ, उसके बाद फिर देन उनको मल्टीप्लाई कराओ, फिर उनमें से सेपरेट आउट करो। तो अभी जब पीसीआर मशीन में ही हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, बट लेकिन हम वो मेथड से जाते हैं। तो एम्पलीफाई करने के बाद जब हमने आइसोलेट कर लिया तो उस सॉल्यूशन को फिर हमने क्या किया, जेल के थ्रू, नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने उनको सेपरेट किया, 3 को अलग, 10 को अलग, 20 को अलग। अब वो जेल में फंसे हुए हैं। नाउ वी हैव टू टेक देम आउट फ्रॉम द जेल, एंड दैट इज कॉल्ड एल्यूशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूशन, ठीक है। यानी पहला क्या था, क्लीविंग था, उसके बाद दूसरा प्रोसेस था एम्पलीफिकेशन था, उसके बाद तीसरा प्रोसेस था अभी जो हम कर रहे हैं सेपरेशन था, जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन था। उसके बाद नाउ जेल में से हमें उसको बाहर निकालना, उसको हम बोलते हैं एल्यूशन, ELUTION, ठीक है। एल्यूशन मतलब टेकिंग इट आउट, एल्यूट करना, किसी सॉल्यूशन में से किसी चीज को निकालना, उसको हम बोलते हैं एल्यूट। तो हम जेल को जो पोर्शन, जिस पोर्शन पे वो बैंड जमा हो गए थे, 3 3 वाले जमा जमा हो गए थे,
10-10 वाले एक जगह जमा हो गए थे जल में, और 20-20 वाले एक जगह जमा हो गए थे, तो हम उस जल को उतना कट कर लेते हैं। और आइडेंटिफाई कैसे किया हमने, एथेरियम ब्रोमाइड डाला था तो हमको यूवी रेज में हमको दिखते थे कि पर्पल कलर के दिख रहे हैं, तो हमने उसको एक्चुअली वो जल को कट कर लिया एंड उसको छोटे 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 मैश करके छोटे छोटे पीसेस बना के हम एक सोल्यूशन में डालते हैं। रिएजेंट्स हैं आजकल, एल्यूटिन रिएजेंट नाम का ऑलरेडी अवेलेबल किट्स आती हैं, तो वो रिएजेंट यूज करो, तो यू नो दोज रिएजेंट्स help those fragments which are trapped in the gel to come out of the gel। जल से बाहर आ जाते हैं, जल के पोर्स में फंसे रहते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं, एंड देन उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं तो जल अलग हो जाता है, एंड देन गेट सोल्यूशन। तो एक इंस्ट्रूमेंट है आजकल, एक इंस्ट्रूमेंट आ गया उसको कि एल्यूटर बोलते हैं उसको। एल्यूटर में जाओ, उसमें से वी शेप का एक वायल होता है, वी शेप का वायल, फिर एक तरफ से वो इंसर्ट करते हैं, नीचे सोल्यूशन रहता है, और वो उसको भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स, अभी जैसे आपको मालूम है जेल में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया तो लाइटर मॉलिक्यूल इस तरफ आया, तो वैसे ही ये जो वी शेप का जो ट्यूब रहता है उसमें सोल्यूशन रहेगा रिएजेंट, उसके अंदर में हमने कट किए हुए जल को मैश करके उसके अंदर डाल दिए। अब इस एंड से हमने दो टर्मिनल दिया, तो अगेन टर्मिनल इलेक्ट्रिकल फोर्स दिए, तो क्या होता है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं सोल्यूशन में ऊपर की तरफ, जैसे उस तरफ मूव किए तो हमने उसको टिल्ट करके डिकैंट कर लिया, थोड़ी देर किया फिर टिल्ट करके डिकैंट कर लिया, तो क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स निकल चुके थे सोल्यूशन में आ गए थे, वो सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड वो अगेन एक एंड की तरफ जाएंगे, उस एंड से फिर हम उनको बाहर निकाल लेंगे। तो वो एल्यूशन प्रोसेस है, एल्यूटर्स आजकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं इस करके, दैट वे दैट पर्टिकुलर फ्रैगमेंट 3 है 10 या 20 का जो फ्रैगमेंट हमने अलग अलग किया था उनको हम सेपरेट आउट कर लेंगे अलग। तो अब हमारे पास कैसा हो गया, अलग अलग वायल हो गया जिसमें सिर्फ 3 है, 10 है और 20 है। Now these have to be, now they have to be sequenced। अब वो सीक्वेंस करने का जो सैंगर ने मेथड बताई थी, उसको हम मेथड अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि वो उस प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो तरीका था जिससे मैंने बताया कि दूसरे एंडो न्यूक्लियस यूज करके छोटे छोटे रोटे जो 3, 10, 20 का जो टुकड़ा किया था, ये रैंडमली होता है बिकॉज वो जो एंडो न्यूक्लियस सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस को रीड करते हुए जहां जहां वो सीक्वेंस मिलेगा वहां वो कट करता चला जाता है। तो दिस इज एक रैंडम कटिंग है, दिस इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग। ये सीक्वेंस करना है तब हम ये रैंडम कटिंग यूज करते हैं, रैंडम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटर यूज करते हैं। लेकिन यदि हमको किसी जीन के लिए चाहिए तो पर्टिकुलर उस जीन को कट करने के लिए उसके प्रीवियस के सीक्वेंस रीड किए जाते हैं, उसके बाद के सीक्वेंसेस रीड किए जाते हैं, फिर उसके हिसाब से एंडो सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके उतने ही पोर्शन को कट करते हैं। दैट इज आइसोलेशन ऑफ जीन, है ना, वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर जीन। बट इन अ नॉर्मल केस जब हम सीक्वेंस ही करना है, हमें हमें जीन से मतलब नहीं है, बट हमको एक सीक्वेंस चाहिए बेस पेज का, तो इन दैट केस वी यूज नॉर्मल, इको आर बोल रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ बार बार, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है, जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं कहीं पे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हम उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में काटते हैं। तो ये वही है, इसको किसी ने एक टाइम पे नाम दिया था शॉटगन, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का। गनिंग मतलब ये हर जगह जाके कट कर देता है, यानी समझ करना था कि एक गन से हम उसको तोड़ रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो ये शॉटगन मेथोडोलॉजी भी कहलाती थी इसको। अब ये बहुत मॉडिफिकेशन हो गई, तो शुरुआती तौर पे जो बैक्टीरिया यूज करके प्लाज्मिड यूज करके उसमें एम्पलीफाई करके करते थे ना, पीसीआर मशीन आ गई हैं जिसमें हमको रिसोर्सेज अवेलेबल कराना है, एंड जैसे ही वो तीनों सेपरेट हो गए ना, 3 वाले फ्रैगमेंट को हम अलग से सीक्वेंस कर सकते हैं, उसमें 3 बेस पे कौन से हैं, और फिर बाद में दूसरे वाले में कौन से हैं। तो ये सब करने का अब वो सैंगर मेथड हम एक बार देखेंगे कि वो कैसे सीक्वेंस करके उन्हें लिखते जाते हैं कि भाई यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी, वो सीक्वेंसिंग करते हैं। तो यही मेथड यूज की जाता था एक टाइम जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1980s में। लेकिन बाद में 1980s के बाद ही जैसे ही वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इट वाज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी नेशंस, एक अकेला यूएस ने नहीं किया था, यूएस था, फ्रांस था, स्वीडन था, जर्मनी था, जापान था, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी जो इन्वॉल्व थी। वो उन्होंने ऐसा किया था कि हम एक क्रोमोसोम पकड़ेंगे, हम ये काम करेंगे, हम क्रोमोसोम का पी पी आर्म जो है हम सीक्वेंस करेंगे जितना भी मिलता है। तो ऐसे हमारे पूरे 46 क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस करने का तरीका था, तो वो उस समय यही इको आर बोल रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके कट करते थे टुकड़े, हर टुकड़ों को फिर रीड करते थे, तो कितना टीडियस जॉब था, हर टुकड़ों को सेपरेट करना, एम्पलीफाई करना, फिर उनको इलेक्ट्रोफोरेटिकली सेपरेट करना,
फिर उनको एल्यूट करना, फिर उसके बाद सांगर वाली जो मेथड है या फिर दूसरे जो मेथड्स हैं, मिलर मेथड्स जो हैं, उन दोनों को यूज करते हुए सीक्वेंसिंग करना। सैंगर का एक मॉडिफिकेशन मेथड आ चुका है जिसमें डीडीऑक्सी वाला जो बोलते हैं, उसमें हम फ्लोरोसेंट्स यूज करते हैं। तो ए के लिए एक फ्लोरोसेंट, बी के लिए दूसरा फ्लोरोसेंट, सॉरी बी नहीं, ए टी सी जी है तो ए टी सी जी, चारों के लिए अलग अलग फ्लोरोसेंट कलर यूज होते हैं। तो उसको फिर जब उस रीडिंग मेथड से जब उसको यूज करते हैं, उसमें वो भी एक प्रकार का एम्पलीफिकेशन ही है। लेकिन जैसे ही सपोज करिए ए है, ए का जब वो मल्टीप्लाई होगा तो फिर से ए बनेगा, तो वो उस समय भी फ्लोरोसेंट वाला ए जाके अटैच होगा उसमें। तो जैसे फ्लोरोसेंट वाला ए अटैच हुआ पहली बार में, तो ये बड़ा प्रोसेस को अलग से समझेंगे अपन कैसे करते हैं। एक एक टर्मिनल से कट करते हैं उसको, फिर उसको जोड़ते हैं, समझ में आता है कि ए वाला है तो उसमें मान लीजिए ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर का कलर देगा वो, उसको मशीन रीड करती है। फिर दूसरे सीक्वेंस को कट करता है, फिर उसको रीड करता है। ये हम पढ़ेंगे डिटेल्स मेथड के साथ। तो दैट वे फिर अभी आज आसान हो गया है कि मशीन खुद कर लेती है। ऑरेंज आया, फिर ऑरेंज आया, फिर ऑरेंज आया, मतलब 3 बार ए आ गया। फिर उसमें ग्रीन आया, ग्रीन आया, ग्रीन आया, तो सर टी 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 आ गया। तो लाइक वाइज वो रीड करता जाता है, हमेशा बनाता जाता है। एक वैसे ही मैंने शायद प्रोटीन्स के बारे में भी आपको बताया था, एडमेंट डिग्रेडेशन नाम का एक प्रोसेस है, जिसमें वो एन टर्मिनल से एक एक अमीनो एसिड को कट करता जाता है, क्लीव करता जाता है, और उस अमीनो एसिड को इलेक्ट्रोफोरेटिकली हम एड डिफेक्ट करते चलते हैं। एनीवेज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने वो शुरुआत को जीन आइसोलेशन जो है, एंड रिकॉम्बिनेशन जो है, और शॉटगन मेथोडोलॉजी जो है रिकॉम्बिनेशन का, सीक्वेंसिंग पार्ट बचा हुआ है। वी वुड नेक्स्ट क्लास में हम सीक्वेंसिंग का देखते हैं कि सीक्वेंस कैसे रीड किया जाता है और सीक्वेंस कैसे डिसाइफर किया जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। किसी को कुछ पूछना है, मैं वो क्लिप डाल दूंगा आपको कि कैसे जीन आइसोलेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, प्रोसेस के बारे में। और एक आर्टिकल है, मैंने बताया आपको कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक बुक है, अल्बर्ट्स, इट्स अ गुड बुक। तो वो अल्बर्ट्स की जो बुक है, उसका एक चैप्टर है जिसमें आइसोलेशन और ये सब दिया हुआ है, क्लोनिंग आइसोलेशन। तो वो अब हाँ, एक वर्ड जो क्लोनिंग वर्ड आया, क्लोनिंग आपने वैसे भी सुना है, इट्स अ रेप्लिका, राइट। जो जेनेटिकल रेप्लिका को हम क्लोन कहते हैं, है ना। हम जो जैसे कि अभी ट्विंस जो बोलते हैं, ट्विंस को भी एक प्रकार से देखा जाए तो दो टाइप के हैं, फ्रैटर्नल और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब वो एक ही जाइगोट से दो अलग हुए होंगे, एक जाइगोट फॉर्म हुआ होगा, वो दो जाइगोट्स बन जाते हैं, दोनों इंडिविजुअली ग्रो करते हैं, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि दो डिफरेंट एग्स जो हैं, दो स्पर्म से जाइगोट फॉर्म करते हैं, एंड दीज टू जाइगोट्स ग्रो सेपरेटली। सो दैट्स वाई उनको हम बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। फ्रैटर्नल मतलब दो अलग अलग एग्स हो सकते हैं, तो उसमें दो अलग अलग एग होंगे, तो दो अलग अलग टाइप के स्पर्म्स फ्यूज करेंगे, तो देर आर चांसेस दे कुड बी ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, मेल फीमेल हो सकते हैं। लेकिन यदि आइडेंटिकल ट्विन है, तो सीधी सी बात है कि एक ही जाइगोट फॉर्म हुआ था, एक एग से एक स्पर्म फ्यूज हुआ, एक जाइगोट फॉर्म हुआ, एंड दैट जाइगोट फर्स्ट क्लीवेज में दो में डिवाइड होने के बाद फिर दोनों इंडिविजुअली एज अ सेपरेट जाइगोट जैसे ग्रो करते हैं, तो उस केस में सेक्स उस आइडेंटिकल ट्विन्स के दोनों के सेक्स जो सेम होता है, दोनों फीमेल देंगे या फिर दोनों मेल देंगे। तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो वो अ, ये नेचर का क्लोनिंग मेथड है ना। एक ही जाइगोट से दो हो जाना, फिर उसमें दोनों ग्रो करना ट्विंस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल क्लोनिंग। लेकिन इसमें भी देखो एनवायरमेंटल क्यूज होते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो प्रोसेस में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस आर यूजुअली दे आर लुक अलाइक्स, बट they have different mentality, different nature, different behavior. That is because of the upbringing, the nature, the environment. The environmental cues affect them. बट जो क्लोन जो होता है यूजुअली क्या है कि ये कब हो रहा है, डेवलपमेंट जब स्टार्ट हो रहा था तब से हम करें। दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ क्लोनिंग एन इंडिविजुअल। बट जब हम आर्टिफिशियली इसको क्लोन करते हैं, एक रेप्लिका बनाते हैं, इट बिकम्स जेनेटिकल रेप्लिका ऑफ इट, है ना। सपोज करो जैसे कि मैंने अपना क्लोन किया, तो मेरे एक सेल से मेरे जेनेटिक मटेरियल को यूज किया जाएगा, एंड देन एग्जैक्टली मेरे जैसे एक कॉपी बना दी जाएगी। इट टेक्स टाइम, बट लेकिन सपोज करो कि वो 20 साल लगने हैं, तो 20 साल बाद मतलब मैं मानो अभी 50 का हूँ, तो और 2 साल 20 साल के बाद मेरे जैसा 20 साल का जैसा दिखता था वो एक खड़ा हो जाएगा। दैट इज जेनेटिक क्लोन, जिसको हम क्लोनिंग क्लोनिंग मीन्स रेप्लिका। तो जेनेटिकली जो एकदम रेप्लिका होते हैं हम उनको क्लोन्स कहते हैं। तो ये क्लोन जैसे कि हमने बताया था भी, जीन को हमने काटा और उसमें कर दिया प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड चला गया,
बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ने उसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो रहा है कि ये जीन की कॉपीज बन रही है, ये जीन की कॉपीज। शॉर्ट गन में भी आपने देखा 3, 10, 20 के टुकड़े हो गए, वो टुकड़ों को फिर हमने क्या किया, रेप्लिकेट करवाया, एम्पलीफाई करवाया, तो वो उनकी क्लोन्स बनते जा रहे हैं, वो जीन के क्लोन्स बन रहे हैं, रेप्लिका बन रहे हैं ना उनके। तो वैसे, तो ये वर्ड क्लोनिंग का भी एक प्रकार का ये तरीका है क्लोन करवाने का, प्लाज्मिड्स यूज करते हैं क्लोनिंग करने के लिए। एनीवेज, ये सुपरफिशियली आपको समझना है, इसके और डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। मैं वो जो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट बुक का एक चैप्टर है, वो चैप्टर अवेलेबल है पढ़ने के लिए, तो मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और आप लोग पढ़ सकते हैं उसमें से। और कुछ डाउट रहा तो पूछिएगा, और अभी भी कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। सबको नींद आ गई। हेलो। बोलो बोलो बोलो, कोई तो भी बोलो, इतनी देर तो कोई कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, सुन रहे थे कि सब लोग सो गए थे? चलिए। हाँ हाँ, बोलो। अच्छा, समझा ना कि ऐसे ही बस। डाउट नहीं होने के डाउट नहीं होने के दो रीजन होते हैं। एक तो पूरा समझ गया, और यूजुअली कैसे सब कुछ नया रहता है तो पूरा समझ, जितना नया था जितना सुना वो लॉजिकली बैठ गया, तो हमको डाउट नहीं रहता। और एक दूसरा रहता है कि बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं, तो डाउट ही कैसे क्रिएट होगा। तो एनीवेज, हम नेक्स्ट टाइम सीक्वेंसिंग का जरा समझने की कोशिश करेंगे, वो सैंगर मेथड क्या था, मिरर मेथड क्या था। ओके। और मैं बस वही स्टडी मटेरियल आपको डाल देता हूँ। किसी कुछ अच्छा चेतना है क्या क्लास में? चेतना चेतना है क्या क्लास में, बोला था? चेतना गौतम। तो चेतना गौतम का एग्जाम था, उसका हो गया, उसका उसका कुछ तो भी प्रॉब्लम था एग्जाम में, फिर से रीशेड्यूल हुआ था उसका। ठीक है, पूछेगा, नहीं है क्लास, क्लास भी नहीं कर रही शायद वो। एनीवेज, तो मंडे मिलते हैं। टुडे विल साइन ऑफ नाउ। ओके। ओके, थैंक यू।